आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 10 का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, धातु एवं अधातु। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि शीर्षक है धातु और अधातु, तो इसका अर्थ है कि हम इस लेसन में पढ़ेंगे धातु और अधातु की विशेषताएं। कौन सा पदार्थ धातु होता है, कौन सा अधातु होता है, किस आधार पर हम उसे धातु कहते हैं या किस आधार पर हम अधातु कहते हैं। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा है। आपने देखा है कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। हमें देखा है कि कौन कौन से गुण हैं जिनसे हम किसी पदार्थ को धातु कह सकते हैं, किसी तत्व को धातु कह सकते हैं या अधातु कहते हैं। और यह भी पढ़ा है कि अपने दैनिक जीवन में धातु और अधातुओं के क्या क्या उपयोग हैं और इन पर विचार कीजिए। आपके विचार से कौन से गुण तत्वों को धातु या अधातु में वर्गीकृत करते हैं, मतलब ऐसे कौन से गुण हैं जिनसे हम तत्वों को धातु कहते हैं या फिर अधातु कहते हैं। किस प्रकार यह गुण धर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है और इन गुणों के आधार पर ही धातु और अधातु में वर्गीकृत करते हैं। तो इन गुणों के कारण ही हम तत्वों के उपयोग करते हैं। हम इनके कुछ गुण धर्मों का विस्तार करेंगे। इसका फिर से बताते हैं। जैसे मान लो कोई धातु है, तो हम जैसे लोहा है, धातु है, तो उसका उपयोग हम करते हैं बहुत सारी ऐसी वस्तु में जहां पर हमें, जैसे कि लोहा होता है वो सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का भी सुचालक होता है। तो कोई जगह हम लोहे का इस जगह उपयोग करते हैं जहां पर हमें विद्युत के सुचालक की जरूरत पड़ रही है या फिर उष्मा के सुचालक की जरूरत पड़ती है। चलिए, ज्यादा हम आगे पढ़ेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 3.1 पढ़ते हैं, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, हमने ये पढ़ाया था 9th क्लास में पढ़ा था, पहले 6th में भी पढ़ा है, 7th में पढ़ाई हमने। तो देखिए भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, जैसे कि कोई वस्तु चमकीली है, कोई वस्तु को जैसे मान लो हम पीटते हैं तो उसकी चादर बनाई जा सकती है, या कोई किसी वस्तु को पीटते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, ये देखने में वो कैसी लगती है। तो ये सब भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो धातु के कौन से भौतिक गुणधर्म होते हैं, मतलब धातु जो है वो किसे कहते हैं, कौन से तत्व को हम धातु कहते हैं, उसके कौन से गुण हैं, भौतिक गुण हैं जिनके आधार पर हम उसको धातु कहते हैं। इसमें हम भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। इसके रासायनिक गुण भी होते हैं। रासायनिक गुण जैसे कि मान लो कोई भी तत्व है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, वाटर से, जल से क्रिया करके क्या बनाता है, तो ये सब रासायनिक गुणों में आते हैं। और ये भौतिक गुणधर्म जैसे कि हम पढ़ेंगे अभी। चलिए देखते हैं कि धातु हम किस गुणधर्म के आधार पर हम किसी पदार्थ को धातु कहते हैं। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूह में अलग करना सबसे आसान है। देखिए ये है कि भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम पदार्थों को समूह में अलग कर सकते हैं, समूह में बांट सकते हैं। जैसे कि कोई वस्तु चमकीली है तो चमकीली वस्तुओं का एक समूह हो गया। जो कोई वस्तु कठोर है उनका एक समूह हो गया। कोई चमकीली वस्तु नहीं है उनका एक समूह हो गया है। कोई वस्तु सॉफ्ट है उसका एक समूह हो गया। किसी वस्तु को हम अगर पीटते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसका अलग समूह हो गया। तो ये क्या हुआ, गुण धर्मों की तुलना करके ही हम उनको समूह में अलग करते हैं, मतलब उनके समूह बनाते हैं, उनको गुण धर्मों की तुलना करके ही। तो इसका क्या अर्थ है कि इसीलिए हम इनके गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं कि गुण धर्मों के आधार पर हम क्या क्या हमें आसानी हो जाती है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। 3.1 में देख रहे 3.1 और 3.6 से लेकर जो क्रियाकलाप होते हैं, इनमें कौन सी धातु का उपयोग है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड और जिंक और आसानी से मिलने वाली अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। हम इन धातुओं का उपयोग करेंगे। जैसे 3.1 में है और आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसे दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कैसा दिखाई देता है। फिर उसको रेगमाल से रगड़ेंगे और फिर हम इनकी धातु की सतह को साफ करके फिर देखेंगे फिर वो कैसे दिखाई देते हैं। तो यह ध्यान से सुनेंगे आप। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण को क्या कहते हैं, धात्विक चमक। मतलब धातु में एक अलग सी चमक होती है। किसी भी धातु को हम देखते हैं तो चमकीली सी होती है, उसको बोलते हैं धात्विक चमक। तो एक गुण हो गया धातु का, धात्विक चमक। अब आते हैं क्रियाकलाप 3.2 पे। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का एक टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। किस को, आयरन को, कॉपर को, एल्यूमिनियम को और मैग्नीशियम को। उसके बाद चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। सोडियम धातु को चिमटे से पकड़ना है, हाथ से नहीं पकड़ना है।
सावधानी, सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। वाच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा? हम इन धातुओं को बारी बारी काट कर देखेंगे। हम देखेंगे कि आयरन भी नहीं कटता है चाकू से, कॉपर भी नहीं कटता है, एल्यूमिनियम भी नहीं कटता है, मैग्नीशियम भी नहीं कटता है। जो सोडियम धातु है, देखिए इसमें लिख रखा है, ये सावधानी है कि सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमें सावधान रहिए और फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव धातु होती है सोडियम, इसलिए इसे फिल्टर पेपर से मतलब सुखा लेना चाहिए पहले। तो ये जो सोडियम धातु है वो चाकू से कट जाती है। यह अपवाद है क्योंकि ज्यादातर जो धातुएं हैं तो वो कठोर होती हैं और वो चाकू से नहीं कटती हैं। ये सोडियम धातु है, ये सॉफ्ट होती है, ये चाकू से कट जाती है। तो आप देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। यह दूसरी हमें विशेषता मिल गई कि धातुएं कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। धातु कठोर होती हैं लेकिन कुछ ज्यादा कठोर होती है, कुछ कम कठोर होती है। अब आते हैं क्रियाकलाप 3.3 पर। आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक पर रखकर, मतलब ऐसा मान लो लोहे का कोई ब्लॉक है और इसके ऊपर कोई धातु रखेंगे। जैसे मान लो लोहे की हमने कील रख ली है और कील को हम हथौड़े से पीटेंगे तो ये कैसी हो जाएगी? ये चपटी हो जाएगी। जो कील है ये चपटी हो जाती है ऐसे। मान लो इसको हथौड़े से पीटेंगे तो ये ऐसी चपटी सी हो जाएगी। अन्य धातु के साथ भी ये क्रिया करके देखिए। आयरन के देखेंगे, जिंक और लेड, इन सबको पीट कर देखेंगे हथौड़े से। इन धातुओं के आकार में हो परिवर्तन को लिखिए। तो हम ये आकार देखेंगे, आकार ये फैल जाती हैं। आप देखेंगे कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। मतलब ये फैल जाती है, इसका मतलब ये चादर सी बन जाती है। जैसे होते हैं कनस्तर होते, टिन होते हैं या फिर टंकियां होती है जिसमें अनाज वगैरह रखा जाता है। स्टोरेज के लिए जो डिब्बे होते हैं वो भी इनसे ही बनाए जाते हैं, धातु की चादरों से बनाए जाते हैं। इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। देखिए ये है तीसरा गुण हमें मिल गया है कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता तीसरा गुण है ये। क्या आप जानते हैं कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं हैं? सोना और चांदी है, उनकी बहुत ही पतली पतली चादर बनाई जा सकती है, तभी उनसे आभूषण बनते हैं। उसमें बड़ी बारीक बारीक कलाकारी होती है। तो ये याद करेंगे आप। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं कौन सी होती हैं? तो सोना और चांदी, ये लिखेंगे। अब आते हैं क्रियाकलाप 3.4 पर। उन धातुओं की सूची बनाइए जिनके तार आप दैनिक जीवन में देखते हैं। तार देखते हैं मतलब जैसे तांबे का तार या लोहे का तार, एल्यूमिनियम का तार, ये हम देखते हैं ज्यादातर। तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। ये है चौथी विशेषता धातुओं की। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। मतलब धातुएं तन्य होती हैं, उनसे पतले तार खींचे जा सकते हैं, पतले तार बनाए जा सकते हैं। जैसे तांबे के बिल्कुल बारीक बारीक तार बनाए जा सकते हैं, लोहे के भी तार बनाए जा सकते हैं, एल्यूमिनियम के भी तार बनते हैं। इसी प्रकार से सोने के भी तार बनते हैं, चांदी के भी तार बनते हैं। तभी वो जो सुनार है उसमें जो भी आभूषण बनाता है उसमें छोटे छोटे तारों के जैसे भी कुछ डिजाइन दिखाई देते हैं उसमें। तो ये जो सोना है ये सबसे अधिक तन्य धातु है। यह पहले आघातवर्धक धातु भी आज कल की सोना चांदी सबसे अधिक आघातवर्धक है, तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो यह आएगा सोना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने के तार से कितना लंबा तार बनेगा? एक ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकता है 1 ग्राम सोने से। अच्छा, आघातवर्धक तथा तन्यता के कारण धातु को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। आघातवर्ध्यता और तन्यता के कारण इनके अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं, अलग अलग इनके आकार दिए जा सकते हैं। क्या आप कुछ वस्तु के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? जैसे तांबे का यूज होता है, लोहे का यूज होता है। खाना जो बनाते हैं उनके जो बर्तन बनाए जाते हैं उनके लिए एल्यूमिनियम का उपयोग होता है, लोहे का भी उपयोग होता है और पीतल का उपयोग होता था। पहले खाना बनाने के लिए नहीं उपयोग होता था, लेकिन पीतल की जैसे उसमें पानी स्टोर करने के लिए यूज होता था। गिलास भी होते थे उसके।
तो इस प्रकार से जो खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है एल्यूमिनियम और लोहा ही हम ज्यादातर देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इन धातुओं का उपयोग क्यों किया जाता है बर्तन बनाने के लिए? आइए पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3.5 एल्यूमिनियम या कॉपर की तार लीजिए, क्लैंप की मदद से देखिए ऐसे लगा देनी है। ये एल्यूमिनियम या कॉपर की तार लेनी है, इसको एक क्लैंप में कि मतलब स्टैंड पे ऐसे लगा देनी है। यहाँ पर एक मोम, यहाँ पे थोड़ा सा मोम चिपका कर एक पिन चिपका देनी है छोटी सी। अब यहाँ पे बर्नर या मोमबत्ती से इसको गर्म करेंगे, इस तार को गर्म करेंगे तो हम देखेंगे हम यहाँ से गर्म करेंगे, इस वाले पॉइंट से हम गर्म करें, लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं पहले यहाँ से गर्म होगा, फिर ये मोम है ना ये गर्म हो जाएगा और ये जो पिन है ये नीचे गिर जाएगी, नीचे गिर जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से गर्म किया था हमने, तो यहाँ से गर्म होते होते ये जो तार है यहाँ तक गर्म हो गया है, यहाँ तक ये सारा गर्म हो गया है। क्यों गर्म हुआ? क्योंकि जो ऊष्मा है, ऊष्मा मतलब ये गर्मी यहाँ से चली है, यहाँ से और यहाँ तक भी गर्म हो जाता है। ये यहाँ से चली और ये तार है यहाँ तक गर्म हो गया है, क्योंकि यह तार है ऊष्मा का चालक है। ऊष्मा का चालक होने के कारण यह तार गर्म हो जाता है। तो उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है तथा इनका गलनांक भी बहुत अधिक होता है। गलनांक अधिक होने का मतलब है कि इनको गर्म करेंगे तो ये गलेंगे नहीं, मतलब ये पिघलती नहीं है ये जो धातुएं। तो ये हो गया पांचवा पॉइंट, पांचवी विशेषता होगी धातुओं की। और ये हो गया छठा पॉइंट, सिक्स्थ, मतलब गलनांक बहुत अधिक होता है। जैसे मान लो इसको अगर गर्म करते रहेंगे तो ये ऐसे नहीं, जैसे मान लो घी को गर्म किया है तो वो पिघल जाता है पानी की तरह, मतलब द्रवित हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि जो धातुएं होती हैं इनको अगर गर्म करेंगे तो द्रवित नहीं होंगी, द्रव की तरह नहीं होंगी, उनका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो ये छठी विशेषता आ गई। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, यह पॉइंट है। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, सिल्वर सबसे अच्छे ऊष्मा के चालक कौन से हैं? तो सिल्वर और कॉपर सबसे अच्छे ऊष्मा के चालक हैं। इनकी तुलना में लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। ये देखिए अपवाद भी आ गया है, जैसे पहले सोडियम अपवाद आया था, तो लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक होती हैं? आइए पता लगाते हैं हम। देखिए एक सर्किट बनाना है, हमें ये बैटरी लेनी है, इसमें बल्ब लगा देना है, यहाँ पे तार लगाए हैं, यहाँ स्विच है, यहाँ पे भी तार है, इसके बीच में हम कोई भी तार लगाएंगे। जैसे मान लो तांबे का तार लगा दिया, लोहे का तार लगा दिया, एल्यूमिनियम का तार लगा दिया, तो हम देखेंगे जब अगर हम धातु का तार लगाते हैं तो ये बल्ब जल जाता है। लेकिन इसकी जगह अगर अधातु लगाएंगे हम, इसकी जगह मान लो हम कोई भी रस्सी लगा देंगे, कोई भी धागे का टुकड़ा लगा देंगे, तो या फिर प्लास्टिक का कोई तार लगा देंगे, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। अब आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड तथा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। तो जो हमारे जो तार होते हैं, बिजली के तार होते हैं, उनके ऊपर एक प्लास्टिक की रबड़ चढ़ी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर रबड़ की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लो ये रबड़ की जो रबड़ या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो अगर परत नहीं चढ़ी होगी तो हमें करंट लग सकता है, क्योंकि ये विद्युत के सुचालक होते हैं ये जो तार हैं। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है? मैंने बता दिया है, जब धातुएं कठोर सतह से टकराती हैं। देखिए अब ये इसका आंसर, इसमें से हमें एक विशेषता पता लगी है, कौन सी? सेवंथ विशेषता पता लगी कि जो वो धातुएं होती हैं वह विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, यह है इसमें है। देखिए ये सातवीं विशेषता पता लगी है। अब इसके बाद है, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है? वह कोई आवाज उत्पन्न करती हैं? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। हम अपने स्कूल में इसका एक अच्छा उदाहरण देखते हैं कि जो हमारी स्कूल की घंटी होती है उस पर जब हथौड़ा मारा जाता है तो ध्वनि, बड़ी अच्छी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वह ध्वनिक होती है, इसका अर्थ है। ये है हमें आठवीं विशेषता मिल गई है कि धातुएं ध्वनिक होती हैं। जब धातुओं पर किसी हथौड़े से प्रहार किया जाता है तो उनमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, तो धातु को ध्वनिक बोलते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की ही क्यों बनी होती है? क्योंकि धातुएं ध्वनिक होती हैं इसका। तो यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। हमने 8 विशेषताएं पढ़ी हैं, इनको आप एक पेपर पे लिखेंगे अलग से और उनको याद करेंगे, और बीच बीच में जो एक
एक एक जो मार्क का क्वेश्चन आया था उनको भी आप अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि ये वन वर्ड के जो आंसर्स आते हैं उनके लिए क्वेश्चन जो बनते हैं उनमें आ सकता है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये आ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।